हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता पढ़ाऊंगी, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसे प्लीज़ जाकर दिखाइए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये हमारा पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में उत्पादन केंद्रों की पहचान पॉइंट्स तक आपको समझा दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखा कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शिल्प उत्पादन यानी कि जो शिल्प कला थे उसमें कितने ज़्यादा निपुण थे। हमें ये देखना होगा कि आखिर वो शिल्पकारी भी करते थे या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो शिल्प उत्पादन है इसके विषय में हमें पता कैसे चलता है। देखिए, हमें खुदाई के समय मिले मनके और कई तरह के पत्थरों से पता चलता है कि मनके और मोतियाँ और बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जिससे पता चलता है कि वो लोग शिल्प उत्पादन किया करते थे। तो हमें क्या मिला है, हमें शिल्प उत्पादन के बारे में मनके बनाना, शंखों की काट छाँट करना, धातुकर्म और मोहरे बनाना तथा बाटों का निर्माण करना शामिल था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मनके बनाया करते थे, शंखों को काट छाँट करके उसका कुछ बनाया करते थे, उसे कुछ आकार देते थे। धातुकर्म यानी कि धातुओं का प्रयोग करके भी वो बर्तनों का निर्माण किया करते थे, मुहरों का निर्माण करते थे और बाटों का निर्माण भी किया करते थे। बाट यानी कि जिससे तौलने की प्रक्रिया जो है वो चलती है। मनके बनाने में क्या क्या प्रयोग करते थे वो, ये हमारे पुरातत्वविदों को जो है वो अलग अलग तरह के मिले हैं। जैसे कि वो लोग मनके बनाने में कई प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते थे, कई प्रकार के अलग अलग पत्थरों का प्रयोग करते थे, जैसे कि कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्स और सेलखड़ी जैसे पत्थरों का वो यूज़ करते थे। इसके अलावा वो तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुओं का प्रयोग भी किया करते थे, इसलिए मनके बनाने के लिए। देखिए, जो सेलखड़ी का पत्थर है वो बहुत ही ज़्यादा नरम होता है, जिसके ऊपर आराम से कलाकारी की जा सकती है। और जो शंख और फ्योंस था और उनको पकाई गई मिट्टियों का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। जो फ्योंस है उसे तो अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो जो है रेत से बनाया जाता था, और शंख वगैरह भी उसी से बनाए जाते थे मिट्टियों को पकाकर। और मनकों का निर्माण भी मिट्टी से भी किया जाता था। कुछ मनकों में 2 या 2 से अधिक पत्थर भी हमें मिले हैं कि एक मनके को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक पत्थरों को मिलाकर भी उसे बनाया जाता था। और जो मनके हैं वो कई प्रकार के, कई आकार के मिले हैं, जैसे कि चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, खंडित, यानी कि वो गोल भी थे, बेलन के आकार के भी थे और चक्र के आकार के भी थे, और वो टूटे टूटे भी मिले हैं, छोटे छोटे। और इन पर कई बार क्या करा जाता था, चित्रकारी भी किया जाता था। और कई मनके हमें सोने की टोप वाले भी मिले हैं, यानी कि जिसमें सोने का टोप लगाया जाता था। अब जो हमारे पुरातत्वविद है वो मनके बनाने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा जांच करते हैं, तो उन्हें ये मालूम होता है कि जो मनके बनाने की प्रक्रिया है, जो मनके हैं उनमें विविधताएं तो है ही। उस किसी मनके को अलग बनाया जा रहा है, किसी मनके को किसी अलग पदार्थ से बनाया जा रहा है। उन्हें ये तो पता चल गया कि मनकों में विविधताएं तो ज़रूर है, लेकिन उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर विविधताएं है क्यों। तो जो ये विविधताएं थी ये उसमें प्रयोग हुए पदार्थों के अनुसार थी और उसको बनाने की प्रक्रिया के अनुसार थी। सेलखड़ी के पत्थर से बनाया जाता था। कुछ मनके जो थे वो सेलखड़ी के पत्थरों को चूर्ण करके बनाते थे, यानी कि सेलखड़ी के पत्थरों को बिल्कुल टुकड़ों में तोड़कर उससे लेप तैयार करके उसे सांचे में ढालकर बनाते थे, और फिर उसके बाद उसमें छेद करते थे, और घिसाई और पॉलिश के बाद जो मनके थे वो बिल्कुल रेडी हो जाते थे।
तो इस तरीके से ऐसे बनाया जाता था। और कई तरह की जो चनहुदड़ो है और लोथल और धोलावीरा, यहाँ पर हमें छेद करने के उपकरण मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि उसमें छेद किया जाता था। और नागेश्वर और बालाकोट जो कि समुंदर के निकट ये बस्तियां हैं हड़प्पा सभ्यता की, यहाँ पर हमें शंख से निर्मित कई सारी चीज़ें मिलती है, जिसमें चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी का सामान आदि हमें मिलता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर जो बालाकोट है और नागेश्वर, यहाँ पर से आयात निर्यात होता था शंखों का। तो आप ये समझ गए होंगे, इससे ये भी पता चला कि हड़प्पा सभ्यता व्यापार भी किया करते थे, वो भी कौन सा, जलीय व्यापार। तो चलिए इतना हमें समझ में आ गया है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन केंद्रों की पहचान। देखिए अब जो हमारे पुरातत्वविद है उनको ये कैसे पता चला कि यहाँ पर उत्पादन होता था, यानी कि यहाँ पर जो है वो उत्पादन एरिया है, यहाँ पर चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो इससे हमें ये कैसे पता चला, तो चलिए इस पॉइंट्स में हम ये जानते हैं। शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए जो पुरातत्व विज्ञानी है वो कई चीज़ों को खोजते हैं, जैसे कि पाषाण पिंड यानी कि पत्थरों का पिंड, पूरे शंख और तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल। जो हमारे पुरातत्व विज्ञानी है वो कच्चा माल ढूंढते हैं, जिससे पता चलेगा कि कहाँ पर उत्पादन किया जाता था। जहाँ पर कच्चा माल मिलेगा, जाहिर सी बात है वहीं पर चीज़ों का निर्माण किया जाता होगा, उत्पादन किया जाता होगा। कूड़ा करकट भी वो लोग ढूंढते थे, त्यागा हुआ माल जो किसी काम का नहीं होता उसे फेंक दिया जाता था, जिसे ढूंढकर भी ये पता लगाया गया कि यहाँ पर उत्पादन होता था। ऐसे कई सारे चीज़ें जो है वो संकेत के रूप में काम करते थे। कभी कभार जो बड़े आकार के चीज़ है, बड़े आकार का जो कच्चा माल होता था उससे छोटी छोटी चीज़ें भी बना लिया जाता था, और जो बिल्कुल ही छोटे टुकड़े बचते थे उन्हें फेंक दिया जाता था। ये टुकड़े इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्पकारी का काम किया जाता था। देखिए ये जो हमें मिला है, ये जो हमें अवशेष मिले हैं, कच्चा माल मिला है, ये ना केवल छोटे छोटे क्षेत्रों में मिला है, बल्कि जो सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का जो शहर है मोहनजोदड़ो, और खुद हड़प्पा में भी हमें ये चीज़ें मिली है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े बड़े शहरों में भी शिल्पकारी का काम किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब कि ये लोग जो है वो माल प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, यानी कि ये आखिर कच्चा माल लाते कहाँ से थे। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ये तो आपको पहले ही पता चल चुका होगा उनकी इतनी सुदृढ़ प्रणाली को देखते हुए। देखिए जो हड़प्पा निवासी थे वो व्यापार के लिए सुदूर क्षेत्र यानी कि काफ़ी दूर दूर के क्षेत्रों और शहरों से संपर्क किया करते थे। संपर्क करने के लिए क्या करते थे, वो वहाँ के लोगों से जाते थे और वहाँ पर अपना संपर्क स्थापित करते थे ताकि वहाँ से वो कच्चा माल प्राप्त कर सके। जैसे कि जो सूतकाक डोर है वहाँ वो समुद्र के निकट है, वो बालाकोट यानी कि नागेश्वर से और बालाकोट से जो समुद्री रास्ते से व्यापार करता था, किस चीज़ का, शंखों का। तो इस तरीके से अवशेषों से हमें पता चला है। और दूसरा काम ये क्या करते थे, दूसरा काम करते थे ये कि ना वहाँ पर जाके अपनी बस्तियाँ बसा लिया करते थे, जहाँ पर से इनको व्यापार करना है, जहाँ पर कच्चा माल है, जहाँ से इन्हें कच्चा माल प्राप्त करना है, ये खुद जाकर वहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसाकर रहना शुरू कर देते थे ताकि इन्हें वहाँ पर से कच्चा माल मिलता रहे और इनकी दिनचर्या जो है वो चलती रहे, यानी कि ये शिल्पकारी का काम कर कर अपना रोजी रोटी कमा सके। तो 2 पॉइंट्स इनके पास होते थे माल प्राप्त करने के लिए। पहला तो उत्पादन केंद्रों की पहचान करते थे ये, दूसरा था सुदूर देशों से संपर्क करते थे और बस्तियाँ बसाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मुहरे, लिपि तथा बाट, मुहरे और मुद्रांकन। देखिए इस पॉइंट्स में क्या आएगा कि हमें इसके बारे में पढ़ना है कि मुहरे कैसे थी और लिपि कैसे था और बाटों का क्या इस्तेमाल होता था। मुहरे और मुद्रांकन आखिर है क्या। देखिए मुहरे और मुद्रांकन का इस्तेमाल लंबी जो दूरी थी,
लंबे जो दूरी के संपर्क थे उसको आसान बनाने के लिए किया जाता था। मुद्रांकन क्या होता है? जो मुहर होता है उसे किसी मिट्टी पर, ये हमारा मुहर है, इसको हमें किसी मिट्टी पर इसको हमने इसके ऊपर छाप दिया, तो जो हमारा निशान बना यहाँ पर उसको ही कहेंगे मुद्रांकन। तो इस तरीके से जो मुद्रांकन का प्रयोग था, यानी कि मुद्रा को अंकन करना, ये क्या होता था? लंबी दूरी के संपर्कों को आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। कोई भी सामान भरकर थैले के ऊपर गीली मिट्टी चिपकाते थे थैले के छोर पर, यानी कि जहाँ से थैले को बंद करते हैं वहाँ पर गीली मिट्टी लगाकर और मुहरों को छाप दिया जाता था, यानी कि मुद्रांकन कर दिया जाता था। और अपने यहाँ यानी कि जहाँ उसे भेजा गया वहाँ जाकर अगर उसमें कोई भी, यानी कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो चीज़ जो है वो सही सलामत सुरक्षित आ गई है। अगर उसमें कोई छेड़खानी होती थी तो वो जो मुद्रांकन था वो खराब हो जाता था। तो आप ये समझ गए होंगे। और हम इसमें पढ़ते हैं, मुहरों के बारे में हमने पढ़ लिया, मुद्रांकन के बारे में। और अब बचा बाट। तो देखिए बाट क्या था? आदान प्रदान की प्रक्रिया में जो बाट था वो एक बहुत ही अच्छी प्रणाली का यूज़ करता था, यानी कि जो बाट था वो बहुत ही अच्छी, शुद्ध और परिशुद्ध प्रणाली थी। बाट जो थी वो, बाट जो होता था वो चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था और ये किसी प्रकार के चिन्ह रहित, यानी कि इसमें कोई भी चिन्ह नहीं होता था, निशान। ये घनाकार होता था, जैसे कि आजकल का बाट होता है घनाकार होता था। इन बाटों के जो निचले मानदंड थे वो द्विआधारी थे, यानी कि जो बाट थे वो 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 6 किलो, यानी कि 2 बढ़कर 32, और ये कहाँ तक थे? 12,800 तक ये थे। तो आप समझ गए होंगे कि जो निचले मानदंड थे बाटों के वो द्विआधारी थे और ऊपरी मानदंड जो थे वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। जो ऊपरी मानदंड थे वो दशमलव प्रणाली के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। छोटे बाटों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? गहनों और मनकों की तुलाई के लिए। देखिए अब जो गहने और मनके हैं वो ज़्यादा मात्रा में तो कोई खरीदता ही नहीं है, तो उसके लिए छोटे बाटों का प्रयोग किया जाता था। ये आप समझ गए होंगे। और हमें क्या मिला है? पलड़े भी मिले हैं। पलड़ों के ऊपर डालकर ये बाटों का प्रयोग किया जाता था। ये समझ में आ गया हमारे पुरातत्व विज्ञानी को पलड़े के मिलने से। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन सत्ता। अब देखिए, अब इतनी सारी चीज़ें तो हमें मिल गई है, इतना सारा मैनेजमेंट हमें दिखाई देता है यहाँ के शहरों से, यहाँ के घर से, यहाँ की नालियों के सिस्टम से। तो अब यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई सत्ता होगी, ऐसा हमारे पुरातत्व विज्ञानियों के दिमाग में आया, क्योंकि बिना किसी योजना के, बिना किसी नेता के ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल होती है। तो देखिए प्राचीन सत्ता की खोज में जो हमारे पुरातत्व विज्ञानी हैं वो चल पड़े। उन्होंने खोजना शुरू करा कि क्या कोई यहाँ पर सत्ता काम करती थी जो इन सबको मैनेज करती होगी। तो उन्होंने खुदाई की तो उन्हें एक प्राचीन सत्ता की मूर्ति भी मिली, यानी कि एक आदमी की मूर्ति मिली जिसने राजाओं वाले वस्त्र धारण कर रखे थे। तो ये अनुमान लगाया गया कि शायद यही राजा हो सकते हैं। इस तरीके से वो मूर्ति मिली है। जो राजा था वो वहाँ पर क्या करता था कि जो ईंटें थे वो सभी एक अनुपात के थे। अब देखिए ये सब काम कोई लोग अपने आप से तो कर ही नहीं सकते, कि जो ईंटें हैं वो भी एक अनुपात में इन्होंने बनाया, जो नालियाँ हैं वो भी ग्रिडक पद्धति के अकॉर्डिंग बना दिया इन्होंने, और बस्तियाँ भी इन्होंने बहुत अच्छी जगह पर बसाई, इन्होंने संपर्क भी स्थापित कर लिया। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हमें अच्छी देखने को मिल रही है कि ये लोग समुद्री रास्तों से व्यापार भी करते थे और इन्होंने दुर्ग भी बना लिया, दुर्ग भी चबूतरे पर बनाया पक्की ईंटों के। इसीलिए जो इतना सारा जो श्रम लगा होगा, जो मेहनत लगी होगी, जो मजदूरी लगी होगी, वो किसने संगठित किया होगा, वो ये सब क्वेश्चंस जो है हमारे सामने भी आते हैं और जो पुरातत्वविद थे उनके सामने भी आते थे। तो इसीलिए उन्होंने खोज करना शुरू कर दिया और बाट भी मिलना और मुहरे भी मिलना, ये सभी चीज़ें ना एक मैनेजमेंट की तरफ इशारा करते हैं कि एक कोई ना कोई सत्ता ज़रूर यहाँ पर काम करता था इन सब चीज़ों के पीछे। तो इसीलिए खोज करने पर उन्हें एक मूर्ति मिली। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसाद तथा शासक।
जो शासक था यानी कि जो मिला उन्हें मूर्ति, उसे पुरातत्वविदों ने पुरोहित राजा का नाम दिया। अब जो पुरोहित राजा है उसे प्रासाद भी कहा जाता था और वो एक शासक था, उसे एक शासक माना गया, उसे एक पुरोहित राजा का नाम दिया गया और यह नाम अभी भी प्रचलन में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्व विद्वान जो है वो मेसोपोटामिया के इतिहास से अवगत थे, मेसोपोटामिया के राजाओं से अवगत थे, उन्हें जानते थे। तो इसीलिए उन्होंने ये जब उन्हें मूर्ति मिली तो इन्होंने इसे भी पुरोहित राजा का नाम दे दिया और ये एक तरीके बिल्कुल समान था मेसोपोटामिया की सभ्यता से। पहले मेसोपोटामिया की शुरुआत यानी कि उसकी खोज हो चुकी थी, लेकिन जो हमारे पुरातत्व विज्ञानी है उन्हें ये नहीं पता था कि इससे भी प्राचीन कोई सभ्यता हो सकती है जिसकी खोज ही नहीं हो पाई है, और वो थी हड़प्पा सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता सबसे ज़्यादा प्राचीन है और कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो मेसोपोटामिया से भी व्यापार किया करता था। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें राजाओं के बारे में पता चलता है। कई जो पुरातत्व विज्ञानी हैं वो कहते हैं कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक नहीं होता था और जो सभी नागरिक हैं उनका जो जीवन स्तर है, उनका जो लेवल है वो बिल्कुल समान हुआ करता था। और वहीं दूसरी ओर दूसरे पुरातत्व विद्वानों का मानना है कि यदि यहाँ किसी एक शासक का शासन नहीं होता तो ये सब मैनेजमेंट होता कैसे आखिर। और कई तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर ना केवल एक शासक था बल्कि कई सारे शासक काम किया करते थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अपने अलग ही शासक हुआ करते थे। यानी कि कई विद्वान जो है वो ये कहते हैं कि एक शासक ना होकर बल्कि कई सारे शासक थे, अलग अलग शहरों में उनके अपने ही शासक थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो में अलग शासक हुआ करते थे और हड़प्पा में अलग हुआ करते थे और भी कालीबंगन में अलग हुआ करते थे। ऐसे कई सारे मत हैं, इनमें खुद ही विवाद चलता रहते हैं। कुछ विद्वान ये भी तर्क देते हैं कि यह सब एक ही राज्य था। यानी कि कुछ विद्वान कहते हैं कि जो सब बटा हुआ है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ है, ये सब कुछ एक ही था, पहले एक ही था और उसमें एक ही राजा काम करता था, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्र हैं वो पाकिस्तान में भी चले जा चुके हैं और कुछ भारत में बचे हैं। तो इसलिए वो तो विभाजन के बाद हुआ, लेकिन उस समय पे सब कुछ एक ही था, ये कई विद्वान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सभ्यता का अंत। देखिए, सभ्यता के अंत के बाद अंत का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, बताइए। तो देखिए, इसके ऊपर कई सारे विद्वानों के भी अलग अलग मत हैं जो आप बीए में यानी कि ग्रेजुएशन में जाकर डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी ये चैप्टर है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि सभ्यता का अंत आखिर कैसे हो गया। इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था इसके अंदर, और इतना अकॉर्डिंग राजा के ये सब कुछ चलता था, और फिर भी इसका अचानक से इसका अंत कैसे हो गया। आखिर ये दुनिया ख़त्म क्यों हो गई। इतनी अच्छी दुनिया थी, इतनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाती अगर ये होती तो। अगर ये हड़प्पा सभ्यता आज भी होती तो हम यहाँ पर नहीं होते, हम बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर चुके होते, क्योंकि उस समय पे उन लोगों ने इतनी तरक्की कर ली थी जो आज के टाइम में भी नहीं हो पाई है। तो चलिए देखते हैं कि इस सभ्यता का अंत आखिर हो कैसे गया। तो इसके बारे में कोई चीज़ें मतलब कि प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं जिसके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व में चोलिस्तान जैसे इलाकों में ज़्यादातर जो विकसित हो चुके हड़प्पा स्थल थे उन्हें छोड़ दिया गया। देखिए, 1800 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, जो चोलिस्तान है एक हड़प्पा स्थल है, वहाँ पर क्या हुआ कि जो हड़प्पा निवासी थे उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया, ऐसा अवशेष मिला है। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में लोगों ने जाना शुरू कर दिया था। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो गुजरात है और हरियाणा है, यानी कि वहाँ पर, ये तो आज के समय के नाम है, उस समय पे क्या था, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, ये सब चीज़ें जो थी वहाँ पर नई बस्तियों का निर्माण होना शुरू हो गया था। यानी कि जो लोग थे वो वहाँ से स्थानांतरित करके और यहाँ पे आके बसना शुरू कर चुके थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के पश्चात भी
वजूद में रहे थे। कुछ चुनिंदा हड़प्पा स्थल थे, वहाँ पर भौतिक संस्कृति में वहाँ पर परिवर्तन आया था, जैसे कि सभ्यता की विशेष प्रकार की पुरावस्तुएं जो थी, बाट, मुहरे और मनके, वो खत्म हो गई थी। अब तीसरा सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि जो भौतिक संस्कृति थी उनकी, हड़प्पा निवासियों की, उसमें परिवर्तन आ गया। अब लोगों का जो जीवन यापन करने का जो वो एक मीडियम था, माध्यम था, उनका जो व्यापार था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। यानी कि जो वो शिल्पकारी का काम करते थे, वो शिल्पकारी का काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। यानी कि कच्चा माल उन्हें मिलता ही नहीं था, बहुत ही कम मात्रा में उन्हें मिलता था। जो बाँटों का निर्माण था, मुहरों का निर्माण था और मनकों का निर्माण था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब देखिए, जहाँ पर काम ही नहीं होगा, जहाँ पर लोगों के लिए उनका व्यापार ही नहीं होगा, वहाँ पर वो जिएंगे कैसे, वहाँ पर वो अपनी दिनचर्या को मतलब चलाएंगे कैसे? ये तो आप भी सोच सकते हैं। जहाँ पर काम नहीं होता वहाँ से लोग पलायन कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से वैसा वहाँ पे भी हुआ था। जो लेखन और लंबी दूरी का जो व्यापार था वो भी समाप्त हो चुका था। यानी कि मुहरे, मुद्रांकन, इन सब का प्रयोग बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और कच्चा माल ना के बराबर मिलता था। और निवास स्थान में जो तकनीकें जो है लगाई गई थी, यानी कि जो हमने गृह स्थापत्य पढ़ा था, उसमें जिन तकनीकों का प्रयोग किया गया था उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। और बड़े सार्वजनिक जो भवन थे उनका निर्माण तो होना बंद ही हो गया था। जैसे कि हमने देखा कि कई सारे मकान जो थे, बिल्डिंग्स बनी हुई थी और पक्के ईंटों की बनी हुई थी, तो उनका निर्माण तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। छोटे मोटे बस्तियों का निर्माण भी खत्म हो चुका था। और इस तरीके से इस हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ जा रहा था। ये बदलाव कैसे हुए, इसमें कई सारी मतलब व्याख्या दी जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद रहते हैं पुरातत्वविदों के बीच में। और कुछ पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक कारक भी है जिन्हें हम हड़प्पा सभ्यता के अंत का उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। देखिए ये क्या है, इनमें जलवायु में बदलाव आएगा, वनों का कटना, अधिक बाढ़, नदियों का सूखना और उनका रास्ता बदल लेना, धरती का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करना, ये सभी प्राकृतिक कारक हैं जो हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए जिम्मेदार है। यानी कि वनों को ज़्यादा से ज़्यादा काटा गया और बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई जिसने सबको डुबो दिया। नदी जो थी जिससे वो सिंचाई करते थे वो सूख गई या फिर उन्होंने रास्ता बदल लिया। जलवायु में यानी कि क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु में बदलाव हो गया, तो वहाँ के लोग कैसे रहेंगे, क्योंकि हर कोई जलवायु के अकॉर्डिंग में अपना जीवन यापन करता है। तो इस तरीके से कई सारे प्राकृतिक कारक भी जिम्मेदार है हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए। तो ऐसे काफ़ी सारे कारक हैं, एक कारक कोई भी जिम्मेदार नहीं माना गया है। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कारणों की व्याख्या कीजिए, तो आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी? देखिए यहाँ पर कई सालों बाद जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था, तो वहाँ पर जो कई लोग थे वो जाकर बसना शुरू कर दिया उन्होंने। वहाँ पे जैसे वो खेती के लिए खोदा करते थे तो उन्हें क्या मिलता था, वहाँ पर उनके सामान मिलते थे। कई बार जो अन्य लोग थे वो खजाने की तलाश में जब वहाँ पे खुदाई करते थे तो उन्हें वहाँ के लोगों की हड्डियाँ वगैरह और उनका सामान, मृद भांड, मनके, बाट, ये सब चीज़ें मिला करती थी, जिससे वो समझ गए। पकी ईंटें भी मिला करती थी जिससे वो समझ गए कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई सभ्यता थी। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कनिंघम का भ्रम। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज में जो पुरातात्विक थे कनिंघम जी, उनका क्या योगदान है, कनिंघम का क्या भ्रम था, कैसे हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी उसमें कनिंघम का क्या भ्रम था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। जो भारतीय पुरातात्विक थे, सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम जी, उन्होंने 19वीं शताब्दी में पुरातात्विक बहुत सारे लोगों को रखकर, ये खुद पुरातात्विक थे, डायरेक्टर जनरल थे 19वीं शताब्दी में, इन्होंने कई सारे लोगों को रखकर वहाँ पर खुदाई का काम शुरू करवाया हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा नाम के स्थान में। तब पुरातात्विक ज्ञान अपने अन्वेषणों को सही दिशा देने में लगे हुए थे। जो मतलब कि जो यहाँ तक कि कनिंघम जो था
उनकी मुख्य दिलचस्पी क्या थी? आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके पश्चात के कालों को समझने में। आरंभिक बस्तियों को पहचानने के लिए कनिंघम ने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य उपमहाद्वीप में आए चीनी और बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। यानी कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि उनका जो इंटरेस्ट था वो किस में था? वो था 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी में, 4वीं शताब्दी के इतिहास को समझने में। अब वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास को समझने में वो क्या करते थे? उन्होंने वृत्तांतों का सहारा लिया। अब वृत्तांत क्या होते हैं कि जो यात्री आते हैं वहाँ पर वो जो देखते हैं वो अपनी बुक में लिखते हैं, तो उसी को वृत्तांत कहते हैं। यात्रा करने के बाद लिखा गया उनका अनुभव वृत्तांत कहलाता है। तो जो चीनी और बौद्ध तीर्थयात्री थे जो भारत में आए थे 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में, उनसे उनके द्वारा जो वृत्तांत लिखे गए थे उनका प्रयोग इन्होंने किया। किस में? 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी के ईस्वी के इतिहास को समझने में। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के समय प्राप्त अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन और अनुवाद भी किया। खुदाई के वक्त ऐसे पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयत्न करते जिनके बारे में उनकी सोच थी कि वह सांस्कृतिक महत्व की है। यानी कि उन्होंने जो अन्वेषण कर रहे थे, वो जो खोज कर रहे थे, जो सर्वेक्षण कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने अभिलेखों का सहारा भी लिया जो कि उन्हें मिल रहे थे। उन्होंने जो भी प्रलेखन यानी कि जो भी कुछ लिखा हुआ मिला उनका अनुवाद भी किया। हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का भाग नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक नगर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषणों के ढांचे में सही नहीं बैठता था। देखिए, जो हड़प्पा जो था जहाँ पर वो खुदाई कर रहे थे, वो वहाँ पर चीनी तीर्थयात्री गए ही नहीं थे, क्योंकि वो अपनी जो खोज सर्वेक्षण करते थे उसमें आपको पहले ही पता है कि वो यात्रा वृत्तांतों का प्रयोग करते थे। तो जो हड़प्पा जैसा स्थान था वहाँ पर चीनी तीर्थयात्री जाते ही नहीं थे, तो वहाँ का उन्हें वृत्तांत मिलता ही नहीं था और वो उन्हीं का यूज़ करते थे अपनी सभी सर्वेक्षणों में। तो इसीलिए जो हड़प्पा का जो भी मतलब कि खोज था वो उनके अन्वेषण में सही ढांचे में नहीं बैठता था, यानी कि उनके कुछ समझ में आता ही नहीं था। इसलिए यद्यपि हड़प्पा की पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कहीं मिलती थी उन्हें, तो इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंच गई, इसके बावजूद भी वह समझ नहीं पाए। यानी कि जो वो खुदाई कर रहे थे तो उन्हें हड़प्पा सभ्यता की कुछ कुछ चीज़ें मिल रही थी, तो वो समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर ये है क्या और ये कितनी पुरानी है। जो भी हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें उन्हें पुरावस्तु मिलती थी वो समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर ये है कितनी पुरानी और आखिर ये है क्या चीज़, क्योंकि वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो वृत्तांतों का प्रयोग करते थे और वहाँ चीनी तीर्थयात्री और बौद्ध तीर्थयात्री गए ही नहीं थे। तो आप ये समझ रहे होंगे कि आखिर उनके साथ क्या इंसिडेंस हुआ था, आप ये समझ रहे होंगे। एक अंग्रेज़ जो था उसने कनिंघम जी को एक हड़प्पाई मुहर भी दी जो हड़प्पा की थी। उन्होंने मुहर पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयत्न किया जिनके बारे में वे अवगत थे। यानी कि मुहर मिलने के बाद जो कनिंघम है उन्होंने उसे ध्यान से देखा और उसे एक तरीके से उसका कालखंड उन्होंने जानना चाहा कि आखिर ये कितनी पुरानी है। उन्होंने एक कोशिश की जिसके बारे में वो जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी ये मानना था कि भारतीय इतिहास का जो आरंभ है वो गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ ही हुआ था। देखिए, अब मैं आपको ये एकदम अच्छी तरीके से समझाती हूँ कि जो एक अंग्रेज़ था उसने कनिंघम जी को एक हड़प्पाई मुहर दी थी, हड़प्पा की मुहर दी थी। मुहर पाने के बाद जो कनिंघम जी थे उन्होंने उसे कालखंड में डिवाइड करना यानी कि कालखंड में बांटना शुरू किया कि आखिर ये है कितनी पुरानी, और वो इसको करने में असफल हो गए। उन्हें ये पता ही नहीं चल पाया कि ये आखिर सिक्का कितना पुराना है, क्यों, इसके पीछे क्या कारण था। ऐसा इसलिए हुआ उनके साथ क्योंकि वो भी कई अन्य लोगों की तरह ये विचार रखते थे कि जो भारतीय इतिहास का आरंभ है यानी कि जो इंडियन हिस्ट्री है इसका आरंभ जो है वो गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ ही हुआ है। तो इस तरीके से ये सबसे बड़ा कारण था और यही आपको एग्ज़ाम में लिखना है कि उनका जो मत था वो भी यही था कि जो भारतीय इतिहास का आरंभ है वो गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ हुआ है।
तो इसीलिए वो उसको किसी भी चीज़ को, हड़प्पाई कोई भी चीज़ उन्हें मिलती थी, पुरावस्तु मिलती थी, तो वो उसे कालखंड में नहीं बांट पाते थे। ये उनकी सबसे बड़ा भ्रम था। और इस तरीके से हमने और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के कई सारे इतिहास को, कई सारे दबे हुए राज को समझने में भूल कर दी उन्होंने, और जिसकी वजह से आज हम भी नहीं जान पाते हैं। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट था एक नवीन प्राचीन सभ्यता। देखिए, इसका मतलब है कि एक नई और प्राचीन सभ्यता। एक नवीन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसकी खोज बाद में हुई थी और इसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। आज भी ये रहस्यमयी सभ्यता है। इसके कई सारे जो रहस्य है, कई सारे राज हैं, वो दबे हुए हैं, क्योंकि हम इसकी लिपि को पढ़ ही नहीं सकते। अभी तक इसकी लिपि को पढ़ने के लिए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी लिपि को पढ़ा ही नहीं जा पा रहा है। तो इसलिए इसे एक नवीन सभ्यता बोला जा रहा है, क्योंकि इसकी खोज भी काफ़ी बाद में हुई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद हुई थी। और एक प्राचीन सभ्यता इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये काफ़ी प्राचीन सभ्यता थी, बस खोज बाद में हुई थी। इसलिए एक नवीन और प्राचीन सभ्यता के नाम से ये हेडिंग है। कालांतर में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरों की खोज की। यानी कि जो दयाराम साहनी जी है, ये क्या है, एक पुरातत्व विद्वान है। इन्होंने 20वीं शताब्दी में हड़प्पा की एक मोहर खोजी, जो पक्के तौर से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक पुरा स्तरों में से थी। यानी कि देखिए, जो चीज़ें होती है ना, जो भी पुरावस्तु मिलती है उसका स्तर जांचते हैं, यानी कि उसका लेवल जांचते हैं कि वो मिट्टी के किस लेवल में पाई गई है। जो ज़्यादा नीचे लेवल में पाई जाती है, इसका मतलब वो ज़्यादा पुरानी है। जो सबसे ऊपर लेवल में पाई जाती है, वो इसका मतलब नई है। अपेक्षाकृत पुराने वाले से जो नीचे पाई गई है उसकी अपेक्षा में। आप ये समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो नीचे वाली चीज़ है, ये मिट्टी के लेयर है। इसमें जो सबसे नीचे चीज़ मिलेगी वो ज़्यादा पुरानी होगी, जो बीच में मिलेगी वो बीच की, मतलब कि सही टाइम पीरियड की, और जो ऊपर होगी वो नई होगी, कंपैरिजन टू इसके और कंपैरिजन टू इसके। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। तो जो दयाराम साहनी जी है, उन्होंने 20वीं शताब्दी में एक सिक्का खोजा, और जो सिक्का था वो कहीं ज़्यादा पुराना था। राखाल दास बनर्जी जी ने भी प्राप्त की, जो कि बिल्कुल हड़प्पा जैसी थी। यानी कि जो दयाराम साहनी जी ने खोजी थी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। वो उन्होंने कहाँ से खोजी? मोहनजोदाड़ो से, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि ये दोनों प्राचीन स्थल जो थे वो एक ही पुरातात्विक संस्कृति के हिस्से थे। यानी कि ये दोनों एक ही क्षेत्र थे और यहाँ पर एक ही संस्कृति चलती थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों में। ये कैसे पता चला? सिक्कों के मिलने से। इन्हीं खोजों के आधार पर सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल जी ने समूचे विश्व के समान सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। देखिए, अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो इसमें इनके नाम ही आते हैं, इन तीनों के। 1924 में जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जी थे, जॉन मार्शल, उन्होंने क्या करा कि एक पूरे विश्व के सामने ये ऐलान किया कि उन्होंने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की है। जैसा कि एस.एन. राव जो थे, उन्होंने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा कि मार्शल ने भारत को जहां पाया उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मेसोपोटामिया की पुरा स्थलों में हुई खुदाई से हड़प्पा पुरा स्थलों से प्राप्त मोहरों के समान, लेकिन अब तक पहचानी ना जा सकी मोहरें मिली थी। देखिए, अब इनके बारे में जो मार्शल जी हैं, इन्होंने जो मतलब कि एक खोज किया, उसके बारे में जो इनके राइटर थे एस.एन. राव, उन्होंने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा कि जो मार्शल जी हैं, जिसके बारे में वो लिख रहे हैं अपनी किताब में, वो भारत को उन्होंने जहाँ पाया, मार्शल जी ने, वहाँ से वो 3000 वर्ष पीछे चले गए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उससे अवगत थे। वहाँ के जो पुरा स्थल से जो खुदाई करने के पश्चात जो सामान मिले थे, हड़प्पा सभ्यता के ही सामान मिल रहे थे। हड़प्पा जो सभ्यता थी
वहाँ की चीज़ें मिल रही थी, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज ही नहीं हुई थी, मेसोपोटामिया की खोज पहले हो गई थी। तो आप ये समझ रहे होंगे ये चीज़ें वो कहना चाह रहे हैं कौन, S.N. राव अपनी बुक में द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में। आप ये समझ गए होंगे। और जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जो थे, उसके पद पर जॉन मार्शल का कार्यकाल जो था वो असल में भारतीय पुरातात्विक में एक व्यापक बदलाव का काल था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जॉन मार्शल जी का जो कार्यकाल है वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में बदलाव का काल क्यों माना जाता है, उनका क्या योगदान है हड़प्पा सभ्यता के खोज के पीछे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वे भारत में काम करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक थे तथा वे भारत में यूनान और क्रीट में काम किए गए अपने कामों का अनुभव लाए थे। देखिए, इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए, क्योंकि ये सबसे पहले पेशेवर पुरातात्विक थे भारत के। इन्होंने यूनान और क्रीट में भी पहले काम कर रखा था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस जो था वो भारत में जब ये आए थे तो वहाँ का एक्सपीरियंस लेकर आए थे और इसी एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। यद्यपि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह वो भी आकर्षक खोजों में रुचि रखते थे। वो भी कनिंघम जी की तरह बहुत ही ज़्यादा आकर्षक चीज़ों में खोज रखते थे, उत्साहपूर्ण व्यक्ति थे, बहुत ही ज़्यादा ये क्या करते थे कि खोजों में बहुत अपनी दिलचस्पी रखते थे, लेकिन उनमें रोज़मर्रा जीवन की पद्धतियों के बारे में भी जानने की जिज्ञासा रहती थी। वो रोज़मर्रा के जीवन के बारे में भी जानना चाहते थे, जो कि कनिंघम में ऐसी बात नहीं थी और जॉन मार्शल जी में थी। मार्शल जो थे उन्होंने पूरा स्थल के स्तर विन्यास को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। अब देखिए, मार्शल जी ने भी एक गलती करी। क्या गलती करी कि जो मिट्टी होती है उसमें एक स्तर विन्यास होता है, यानी कि मैंने आपको बताया मिट्टी का लेवल वो होता है, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें मिलती है उसका फिर उसी अकॉर्डिंग उसे रखना होता है अलग अलग, कि कौन सी चीज़ सबसे नीचे मिली है, कौन सी बीच में और कौन सी ऊपर मिली है। उससे ही पता चल पाएगा कि कौन सी चीज़ पुरानी है और कौन सी नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या करा, जो चीज़ें मिलती गई खुदाई के दौरान उन सबको इकट्ठा करके रख दिया। ये आप समझ रहे होंगे, ये उनकी गलती थी। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंधित होने के बाद भी एक इकाई विशेष में उन्होंने सभी पुरावस्तुओं को, यानी कि जो मिली हुई पुरावस्तुएं थी उसे सामूहिक ढंग से रख दिया, फिर उसका वर्गीकरण कर दिया। फलस्वरूप यानी कि परिणाम क्या आया, इन खोजों के संदर्भ के बारे में कीमती ज्ञान जो था वो हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो गया, ख़त्म हो गया। आप ये समझे होंगे कि जो जॉन मार्शल जी की छोटी सी गलती थी उसकी वजह से आज तक हमें वो कीमती ज्ञान पता ही नहीं चल पाया। उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से कई सारे जो हमारा ज्ञान था हड़प्पा सभ्यता के बारे में वो लुप्त हो गया, आज तक हमें पता नहीं चल पाया। नेक्स्ट पॉइंट है नई तकनीकें तथा प्रश्न, यानी कि क्या क्या नए प्रश्न उठते हैं। सन 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जी जो थे वो जॉन मार्शल के बाद कौन बना, R.E.M. व्हीलर। देखिए, जॉन मार्शल के बाद ये बने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल R.E.M. व्हीलर। इन्होंने इस समस्या का समाधान निकाल लिया। कौन सी समस्या, जो जॉन मार्शल जी ने की थी जो गलती, उसका इन्होंने समाधान निकाला। और उन्होंने जो व्हीलर जी है उन्होंने जॉन मार्शल से अच्छा काम किया। जिसमें जॉन मार्शल जी ने गलती कर दी थी वो गलती इन्हें पता चल गई और इन्होंने इसका समाधान ढूंढ लिया। जो व्हीलर जी है उन्होंने पहचान लिया कि एक जैसी क्षैतिज इकाइयों के आधार पर उत्खनन के स्थान पर टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना ज़्यादा जरूरी है। यानी कि उन्होंने स्तर विन्यास को अनदेखा ना करते हुए अपनी खोजों को किया। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर भी थे ये, यानी कि इस पोस्ट पर आने से पहले वो एक सेना के ब्रिगेडियर भी थे, इसलिए उन्होंने सैनिक पद्धति का समावेश भी कर दिया, किसमें, भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में, यानी कि उन्होंने सेना का समावेश भी कर लिया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का अभी भी राष्ट्रीय सीमाओं से बिल्कुल भी संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप में विभाजन तथा पाकिस्तान बनने के बाद जो सभ्यता है उसके कई सारे मुख्य स्थल अब पाकिस्तान के इलाकों में पड़ते हैं। इसी वजह से भारतीय पुरातत्व विद्वान ने भारत में पुरा स्थलों को चिन्हित करने का प्रयत्न किया। कच्छ में किए गए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई सभ्यता सामने आई
और पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों में कई और सूची के नाम शामिल हुए। यानी कि ये बता रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, लेकिन विभाजन के पश्चात 1947 के बाद कई सारे जो मुख्य मेन जो पार्ट से हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र थे, वो मेन एरियाज जो थे वो चले गए पाकिस्तान के इलाकों में। तो इस तरीके से ये बताया गया है। 1980 के दशक में हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। 1980 के बाद जो इंटरनेशनल लेवल पर अन्य देशों को भी पता चला, उन्होंने भी इसकी खोज में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों स्थलों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ जो है, यानी कि भारतीय और विदेशी दोनों के ही जो विशेषज्ञ हैं वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी कुछ परिणाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। देखिए, जैसे कि हमने देखा कि हड़प्पा की लिपि जो थी, इससे प्राचीन सभ्यता के बारे में कुछ भी जानने में हमें कुछ सहायता नहीं मिलती। हमने जैसे कि पढ़ा, जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, यानी कि चित्र बने हुए होते थे, और जो चित्र थे वो वहाँ ऐसा लगता है ना कि वहाँ पर मतलब कि जनता जो थी वो पढ़ी लिखी थी और वहाँ पर वो लोग ये सब पढ़ाई मतलब कि वो लोग ये चिन्ह समझ जाते थे। तो जो चित्रात्मक लिपि थी, खाली चित्र ही अंकित होते थे इनकी लिपि में। इनकी लिपि बिल्कुल ही मैच नहीं खाती हमारी लिपि से, तो इनकी लिपि से हमें कुछ पता चल ही नहीं पाएगा, ये हमने देख लिया। अपितु ये भौतिक साक्ष्य है, यानी कि ये भौतिक साक्ष्य ही है जो हमारे पुरातत्व विद्वानों को और हमें यहाँ तक लाए हैं कि हमें इस सभ्यता के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त है, नहीं तो इसकी लिपि से तो कुछ पता ही नहीं चलने वाला। ये पुरा वस्तुएं जो थी वो मृदभांड, औजार, गहने, घरेलू सामान हो सकती है, जैसे कि लकड़ी, वस्त्र, खाल, सरकंडे, ये सब तो सड़ गल जाते हैं। अब जो चीज़ें बची जो अजैविक हो गई, जो सड़ती गलती नहीं है, सिर्फ वो ही हमारे पास बची है साक्ष्य के तौर पर। यानी कि हमारे पास सिर्फ यही सोर्स है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। हमें ये भी याद रखना ज़रूरी है कि सिर्फ टूटी हुई या अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंक दी जाती थी। दूसरी वस्तुएं जो पुनः चक्रित यानी कि रिसाइकल की जाती थी, वो चीज़ें हमें मिलती है। फलस्वरूप जो कीमती वस्तुएं अक्षत हालात में हमें मिलती है वो कहीं गुम हो गई होगी या फिर दोबारा रखने के बाद मिली ही नहीं होगी। देखिए, जो हमें कई कीमती चीज़ें मटके वगैरह में भरकर मिली है हमें, यानी कि जो खजाना मिलता है वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के पश्चात वहाँ पर मिलता है। तो वो चीज़ें जो पुरातत्व विद्वान है वो ये अनुमान लगाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्होंने इसे दबा कर रखा होगा और ये फिर मिली ही नहीं उन्हें। यानी कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से उनके पास समस्याएं थी जो पुरातत्व विद्वानी थे उनके पास। नेक्स्ट पॉइंट है खोजों का वर्गीकरण। यानी कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी पुरातत्वविदों के सामने कि वो खोजों का वर्गीकरण कैसे करें। खोज जो वो खोज कर रहे हैं उनको वो कैसे बांटें। पुरावस्तुओं का दोबारा मिलना पुरातात्विक उद्यम की केवल शुरुआत है। इसके पश्चात पुरातत्व विद्वान अपनी खोजों का वर्गीकरण करते हैं। जो वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत है वो ये है कि प्रयुक्त पदार्थों जैसे कि पत्थर, मिट्टी, धातु, हड्डियाँ, हाथी दांत, इनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा और ज़्यादा कठिन कि उनकी उपयोगिता के आधार पर उनका विभाजन करना। पुरातत्वविदानों को यह निश्चित करना पड़ता है कि उदाहरण स्वरूप कोई वस्तु औजार है, आभूषण या फिर दोनों में इस्तेमाल होती है। यानी कि एक आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझा दूं कि जो पुरातत्व विद्वानी हैं यानी कि जो खोज करते हैं उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो खोजों का वर्गीकरण किस आधार पर करें। उनके पास दो सिचुएशन थी। पहला कि जो उन्हें कुछ भी मिल रहा है जैसे कि पत्थर, मिट्टी, धातु, हड्डी, हाथी दांत, ये सब चीज़ें तो आम है, बिल्कुल दिनचर्या की चीज़ें हैं। और दूसरा इनका तो वो आराम से वर्गीकरण कर लेंगे कि इसका खोज कार्बन डेटिंग वगैरह करके इसकी खोज कर लेंगे, इसे दैनिक दिनचर्या की वस्तुओं में रख देंगे। दूसरा क्या हो गया, दूसरी चीज़ हो गई कि उन्हें कई ऐसे औजार मिल जाते थे जो उन्हें नालियों में पड़े मिल गए, घर में पड़े मिल गए,
या फिर उन्हें कहीं मिल गया, कहीं और मिल गया। और कई सारी चीज़ें तो ऐसी मिलती थी जो पता ही नहीं चलता था कि औजार है या आभूषण है। इस तरीके से उनके सामने ये समस्या थी। तो वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसे औजार वाले ग्रुप में रख दें या फिर आभूषण वाले ग्रुप में रख दें। इस तरीके से ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी उनके सामने। ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्याख्या की समस्याएं। पुरातात्विक व्याख्या की मुश्किलें शायद सबसे ज़्यादा धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्मित करने में आती है। देखिए, जो समस्या थी खोजों का वर्गीकरण करने में, ये मैंने आपको बताया कि 2 सिचुएशन आपके सामने मैंने रखी। तीसरी सिचुएशन भी उनके सामने थी। तीसरा क्या था, जो है उनको पुनर्निर्मित किया जाए। यानी कि तीसरी सिचुएशन, तीसरी प्रॉब्लम उनके पास ये थी कि वो कैसे पता लगाएं कि यहाँ पर कोई धर्म वगैरह चलता था, कोई प्रथा वगैरह काम करती थी या नहीं। यानी कि किस तरीके का यहाँ के लोग का धार्मिक जीवन कैसा था, यहाँ के लोगों की संस्कृति क्या थी, वो किस धर्म को फॉलो करते थे, वो धर्म को मानते भी थे या नहीं, वो पूजा करते थे या नहीं। तो ये चीज़ें उनको ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो आरंभिक पुरातत्व विद्वान हैं उनको लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असाधारण और अपरिचित सी लगती है वो धार्मिक उपयोग की है। अब कई चीज़ें मिली है जो उन्हें पता ही नहीं चलता, वो साधारण नहीं मिलती, एकदम अनोखी सी, अपरिचित, जिन्हें वो जानते ना हो, अजीब सी चीज़ मिलती है। तो वो सोचते थे कि जरूरी धार्मिक उपयोग की हो। इनमें से सबसे मेन उन्हें क्या मिला है, गहनों से लदी हुई स्त्री, जिन्हें वो मृण मूर्ति कहते हैं। तो इस तरीके से गहने से लदी हुई एक मूर्ति मिली है स्त्री की, तो उन्हें वो लोग मृण मूर्ति की संज्ञा देते हैं या फिर मातृ देवी कहते हैं। वो सोचते हैं कि ज़रूर ये वहाँ की माता होगी उन लोगों की जिसे पूजते होंगे हड़प्पा निवासी, किसके रूप में, मातृ देवी के रूप में। आप ये समझे होंगे। नेक्स्ट है, पुरुषों की दुर्लभ पाषाण से निर्मित मूर्तियाँ मिलती है। यानी कि पुरुषों की भी मूर्तियाँ मिलती है अलग अलग पत्थरों से, दुर्लभ पत्थरों से, जिन पत्थरों को लाना बहुत मुश्किल है, जो पत्थर मिलते ही नहीं है लोकल लेवल पर, उनसे निर्मित उन्हें मूर्तियाँ मिली है। तो इस तरीके से वो समझ जाते हैं कि ज़रूर ये कोई देवता होगा, है ना, ऐसे करके वो समझ जाते हैं। एक उन्हें मूर्ति मिली है इसी दुर्लभ पत्थर से, जो मानकीकृत मुद्रा में बैठा हुआ एक इंसान है। एक हाथ घुटने पर उसने रखा हुआ है और दूसरा हाथ, और जो मतलब कि वो ऐसे बैठा हुआ उन्हें मिला है। उसने अपना एक हाथ घुटने पर रखा हुआ है, जैसे कि पुरोहित राजा को भी इसी तरह वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में भवनों को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। कई भवन भी ऐसे मिले हैं जिससे पता चला है कि यहाँ पर कोई अनुष्ठान होता था, वो भी कैसा, धार्मिक अनुष्ठान। यानी कि जैसे कह लो आज के टाइम में जो मंदिर होते थे, ऐसा कोई, मतलब कि उन्हें कई सारे भवन भी मिले हैं जिसे वो लोग अनुष्ठानिक मानते हैं, धार्मिक अनुष्ठान के लिए उपयुक्त मानते हैं। कौन, पुरातत्व विद्वान। इसमें विशाल स्नान घर और कालीबंगा शामिल है। लोथल से मिली वेदियाँ भी शामिल है। मुहरों, जिनमें से कुछ पर शायद अनुष्ठान के दृश्य बने। अब तीसरा पॉइंट कैसे क्या आया कि जो मुहर थे, यानी कि जो सिक्के थे, उन पर भी कई सारे अनुष्ठान के दृश्य बने हुए थे। यानी कि कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो अंकित हुआ करती थी। धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को दोबारा शामिल करने की कोशिश की गई थी। और कई सिक्कों पर पेड़ पौधे बने हुए थे। वो जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो हड़प्पा निवासी थे वो शायद प्रकृति की पूजा किया करते थे। तो हमें ये अवशेष मिलते हैं कि जो हड़प्पा निवासी थे वो प्रकृति प्रेमी थे, वो प्रकृति की पूजा किया करते थे। मुहरों पर अंकित कुछ जंतुओं के चित्र भी मिले हैं, जैसे कि एक सिंगा जानवर जिसे एक श्रृंगी कहा जाता था, और कुछ मुहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में दिखाया गया है। यानी कि कई सिक्कों पर जो एक आदमी है जो योगी की मुद्रा में बैठा है पालथी मारकर, उसे आदर्श शिव की संज्ञा दी गई है, यानी कि उसे शिव माना गया है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर कुछ धार्मिक प्रथाएं भी थी। और ये जो धार्मिक प्रथा थी, इनको पुनर्निर्मित करने में और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जो पुरातत्व विद्वान हैं, इन्हें सबसे बड़ी समस्या इसी चीज़ में आती है। आप ये समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय।